So, welcome to Mechanical Gate Zone. My name is Rajat Gupta, and we are discussing the lectures of fluid mechanics for GATE and DSC examination. My dear, अब तक हम लोगों ने 4 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं और इन डेप्थ स्टडी की है फर्स्ट चैप्टर की, डेट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स. माय डियर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का आज ये आखिरी लेक्चर है. आज के इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट चैप्टर को बाइंड अप करेंगे पूरी तरीके से. बची हुई 2 प्रॉपर्टीज़, डेट इज सरफेस टेंशन एंड कैपिलैरिटी, ये दोनों डिस्कस करके और कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे. थोड़ा सा ये लेक्चर लेंदी हो सकता है क्योंकि क्वेश्चंस भी हमको डिस्कस करने हैं 2 प्रॉपर्टी डिस्कस करने के साथ में. तो आप चाहें तो ब्रेक ले करके, मतलब 1 घंटे का वीडियो देख लिया, फिर बीच में थोड़ा ब्रेक ले करके फिर अगला वीडियो स्टार्ट कीजिए, अगला पार्ट वीडियो का. लेकिन कोशिश यही रहेगी कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, डेट इज़ लेक्चर नंबर 5 ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स. और ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर के लिए. इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे. और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्किल में इसको शेयर कीजिए. इन डेप्थ स्टडी हम लोग कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स की यहाँ पर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेट इज सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी एंड आई थिंक 7th नंबर, डेट इज सरफेस टेंशन. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड दिस पोर्शन टिल नाउ. दिस कंप्लीट discussion we have done in our previous classes. I hope you are enjoying this lecture series for the fluid mechanics, and now we are going to start the last lecture of the first chapter. So let me begin. So in the last lecture, that is in the 4th lecture, we have discussed the 6th property, that is vapor pressure and cavitation, right? So we have discussed vapor pressure and cavitation, this one. After that, now we are going to start the 7th property. So let us begin with the property number 7. 7th property, and this property is named as surface tension. Surface tension, right. देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है, और वो ये कि आपने रेनी सीजन में कभी कभी देखा होगा कि आसपास जो आपके घर के गड्ढे होते हैं, जो होल्स होते हैं, उसमें पानी भर जाता है. और जब पानी भर जाता है तो वहाँ पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स या मॉस्किटोज इकट्ठे हो जाते हैं उस पानी के ऊपर. लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो उस पानी में डूब क्यों नहीं रहे, सिंक क्यों नहीं कर रहे? तो इसका मतलब ये है कि वो जो पानी है उसकी जो टॉप वाली लेयर है वो उसके ऊपर बड़े आसानी से क्रॉल कर सकते हैं, मतलब चल सकते हैं. कुछ बच्चे जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि इंसेक्ट लाइट वेटेड होते हैं, तो उनका थोड़ा सा हिस्सा, जैसे सिंक, थोड़ा सा हिस्सा पानी में डूबा हुआ होगा और उनके वेट को, जो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, उसको बाइंड फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, जिसकी वजह से वो पानी की सरफेस पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहते हैं. लेकिन माय डियर, ऐसा नहीं है. उनके बॉडी पार्ट का कोई भी हिस्सा वाटर की सरफेस के अंदर नहीं जाता है. अगर आप स्लो मोशन कैमरा से उनके लेग्स का मूवमेंट वाटर की सरफेस पे देखो तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो वाटर की सरफेस पे चल रहे हैं. तो ऐसा क्यों है? इसका रीज़न देता है क्या? सरफेस टेंशन. ठीक है, तो चलिए इस सरफेस टेंशन के बारे में आज हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. ओके, तो सरफेस टेंशन की स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूं,
एक कंसीडर करता हूँ, ये है एक मेरे पास, लेटेस्ट से कि ये हमारे पास एक लेक है जिसका मैंने फ्री सरफेस यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये लेक का फ्री सरफेस मैंने यहाँ पे बनाया है, और ये यहाँ पे लेक का वाटर होगा। थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। ठीक है जी, थोड़ा लाइट, इसी से बना देते हैं। ये हमारे पास क्या है, वाटर है इस लेक के नीचे। ठीक है ना, ये देखो, ये मैंने बनाया वाटर। इतना बहुत है। ठीक, तो ये वाला जो ब्लू कलर से मैंने हिस्सा बनाया है, दिस पार्ट इज शोइंग दैट दिस इज वाटर, and above the water air is present, and this is the interface. This is interface. Clear? All right. हम यहाँ पे सरफेस टेंशन को डिस्कस करने के लिए 2 पॉइंट्स लेंगे। 2 पॉइंट, वी आर गोइंग टू कंसिडरिंग द 2 पॉइंट्स टू डिस्कस द concept of surface tension. So let us consider a molecule number A which is below the surface of this liquid. So I am going to considering the molecule number A here below the surface of this liquid. Okay, so this molecule of A, this molecule of water that is named as A is surrounded by completely by the water. देखो इसके चारों तरफ में वाटर 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 प्रेजेंट है। क्लियर? तो दो वॉट मतलब इसके आसपास जो इसका आसपास का एरिया है, इस मॉलिक्यूल ए के आसपास का जो एरिया है वो चारों तरफ सेम नेचर के लिक्विड डेट इज वाटर से सराउंडेड है। अब जब ये सारे सेम मॉलिक्यूल्स हैं तो दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो लग रहा होगा क्या, कोहेसिव फोर्स। तो इसके सराउंडिंग में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, कोहेसिव फोर्स लगाएंगे, इस तरीके से। ठीक है जी, लाइक दिस। और ये जितना भी कोहेसिव फोर्स इसके सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल नंबर ए पे लगा रहे हैं, ये कोहेसिव फोर्स क्या होगा, परफेक्टली बैलेंस्ड। ठीक है, ये आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल नंबर ए पे कोहेसिव फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये क्या है, परफेक्टली बैलेंस्ड है। तो ये इक्विलिब्रियम में मेंटेन्ड है। ये किस में मेंटेन्ड है, इक्विलिब्रियम में। सो इक्विलिब्रियम में क्यों मेंटेन्ड है, क्योंकि बैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस हैं माय डियर। ये बैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस हैं, हमने मान लिया, और हमने ए नंबर मॉलिक्यूल की जो स्टडी थी वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली। अब हम क्या कर रहे हैं, वो देखिए। यहाँ पे हम एक अनदर दूसरा मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं, और वो जो मॉलिक्यूल हम कंसीडर करेंगे वो करेंगे एट द सरफेस ऑफ दिस वाटर। तो ये लेटेस्ट से कि हमने ये मॉलिक्यूल कंसीडर किया, भाई पानी यहाँ तक है तो इतना ही मॉलिक्यूल तो कंसीडर कर पाएंगे, एंड लेटेस्ट नेम इट एज बी। ये है हमारे पास मॉलिक्यूल नंबर बी, जो कि हमने कंसीडर किया है वाटर की सरफेस पे। ठीक है जी, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके सराउंडिंग में वो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स, कोहेसिव फोर्स, लाइक दिस। ठीक, क्लियर है? इस तरीके से।
So we have considered the another molecule on the surface, and this molecule is under the action of cohesive forces with the surrounding water molecules. लेकिन एक बात यहाँ पे गौर करने वाली ये है माय डियर कि ये जो मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया है वाटर इसके सिर्फ इतने ही रीजन में है। इतना रीजन, अगर ये मान लो मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ होता तो इतना रीजन माय डियर खाली है, इतना रीजन, ठीक। तो यहाँ पे भी एक, अगर आप देखो यहाँ पे भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई देगा। किस किस के बीच में? एयर और ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है ऊपर वाले, जो ये जो वाटर के ये वाले सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, एयर और इनके बीच में। लेकिन ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने ब्लैक लाइन से दिखाया है वो होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा। और ये वाले जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डेट इज द कोहेसिव इन नेचर, ये है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू दिस ब्लैक वाला, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक नेट डाउनवर्ड फोर्स इस सरफेस के ऊपर एक्ट हो रहा होता है, एक डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स। क्योंकि देखो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे डेट इज एट द सरफेस वो होंगे अनबैलेंस्ड, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सेम वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में वो सिर्फ तब तक है जब तक इसके आसपास पानी है। जब तक इसके आसपास एयर आ जाती है तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही वीक, जिसकी वजह से टोटल फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विल एग्जिस्ट ऑन द मॉलिक्यूल्स विच आर एग्जिस्टिंग ऑन द सरफेस, ठीक है जी। सो दिस मॉलिक्यूल इज अंडर द एक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस, unbalanced cohesive forces, and hence the molecules which are at the surface of this water will experience a net downward pull, ठीक है, नेट डाउनवर्ड पुल ये अपनी सरफेस के ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं। और ऐसे करके ये करोड़ों लाखों अरबों मॉलिक्यूल्स इसकी जो सरफेस पे होंगे वो डाउनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करेंगे। तो ऐसा लगेगा कि एक मेम्ब्रेन, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन वाटर की सरफेस पे आ गई है ड्यू टू अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। सो ड्यू टू दिस रीजन देयर अपीयर्स टू बी अ मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रेच्ड मॉलिक्यूल्स ओवर द सरफेस ऑफ दिस लिक्विड। अब एक बात यहाँ पे कान खोल के सुने, आपने देखा होगा बंजी जंपिंग या फिर टारपोलिन, देखो होता है ना कुछ जिम्नास्टिक जो करते हैं, जो जिम्नास्टिक के प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये जो होता है ना इनके पास एक इलास्टिक मेम्ब्रेन टाइप, तो इस पे ये जंप करके अपने करतब वगैरह दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इनके नीचे जो मेम्ब्रेन लगी होती है ना ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच्ड फॉर्म में होती है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच्ड फॉर्म में है, तो इसके अंदर हो जाती है एनर्जी स्टोर। अब जैसे ही इसके पास ये स्ट्रेच्ड फॉर्म में जो मेम्ब्रेन होती है, जो इलास्टिक नेचर में होती है, उसके पास थोड़ा सा लोड बियर करने की कैपेसिटी आ जाती है। मतलब जैसे कोई मान लो एक रबड़ की शीट है, ठीक है, एक रबड़ की शीट है, उसको कस के खींचा हुआ है और उसको बांध दिया है चारों तरफ से। अब इसके ऊपर कोई भी आप पत्थर वगैरह फेंको तो ये रिबाउंड बैक करेगी, ठीक है, ये रिबाउंड करेगा पत्थर। जब इस ये जो रबड़ की शीट है जो स्ट्रेच्ड है, इसके ऊपर जब आप कोई पत्थर फेंकोगे तो ये पत्थर रिबाउंड बैक करेगा ड्यू टू इसके अंदर क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी गेन हो जाती है इलास्टिसिटी की, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जो होती है
उसके अंदर थोड़ा सा लोड बियर करने की क्षमता आ जाती है, मतलब लोड बियरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे ये जो वाटर की स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, इसके पास भी लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी। लोड बियरिंग कैपेसिटी मतलब इसकी सरफेस पे अगर आप कोई लोड रखोगे ना तो वो बियर कर जाएगा बड़े आराम से, ठीक। तो इसी वजह से जब यहाँ पे जब भी कोई इंसेक्ट या मॉस्किटो आके बैठेगा तो उसका लोड ये वाटर की सरफेस बियर कर लेती है। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं, तो आप देखना अपने घर में एक कांच का बर्तन लेना, एक ग्लास का जार लेना, या फिर कोई सा भी जार ले सकते हो, उसके अंदर वाटर फिल कर देना। वाटर फिल करने के बाद उसकी सरफेस पे बहुत ही हल्के से, बहुत ही जेंटली क्या करना, एक पिन रखना, और आप देखोगे कि वो पिन पानी के अंदर डूबेगी नहीं। वो क्यों नहीं डूब रही है? क्योंकि भाई वाटर की ये जो सरफेस है, इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस की वजह से एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करते हैं, और स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह जब ये बिहेव करेंगे तो इनके अंदर थोड़ी सी लोड बियरिंग कैपेसिटी आ जाती है, और जब उस पर्टिकुलर लिमिट का लोड जब आप इसके ऊपर रखोगे तो ये उसको बियर कर जाती हैं। हालांकि थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिप्रेशन देखने को मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर ये टैंक है, ठीक है, इसके ऊपर इनिशियली वाटर कुछ इस तरीके से था, जैसे ही आप इसके ऊपर पिन रख दोगे, जैसे मैंने पिन रख दी ऐसे, मैंने क्या दिखाया है, फ्रंट व्यू दिखाया है, तो जब आप देखोगे तो यहाँ पे वाटर के लेवल में कुछ इस तरीके से डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे इसका लोड ये बियर कर लेंगे। जाहिर सी बात है इसकी कुछ ना कुछ लिमिट होगी, लोड बियरिंग कैपेसिटी फॉर स्मॉल लोड्स। वो लिमिट कितनी होगी वो डिपेंड करेगा वाटर का सरफेस टेंशन कितना है। अभी मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, जाहिर सी बात है कि अगर आपने उस पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर क्या करोगे, उस पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर इसके ऊपर अगर लोड रखोगे तो जाहिर सी बात है ये फिल्म टूट जाएगी, और ये जो पत्थर है, जो भी ऑब्जेक्ट है, ये पानी में डूब जाएगा, ठीक है जी। तो अभी हम पूरा अंदर जाके पूरा खोल के इसको देखेंगे, ठीक है, कैसे कैसे क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया किसका, सरफेस टेंशन का। तो यही प्रॉपर्टी है किसकी, सरफेस टेंशन की। सो वी हैव डिस्कस्ड दिस कंप्लीट डिस्कशन, क्लियर। So we have discussed that due to unbalanced cohesive forces, the molecules that are on the surface of this water will behave as a stretched membrane over the complete surface, and these are having the ability to bear some small loads. और इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्या, सरफेस टेंशन। किसकी वजह से होती है, मेन रीज़न क्या है सरफेस टेंशन का, अब आप यहाँ पे मेरे को बताएं। सरफेस टेंशन का मेन रीज़न है अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस, अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस। तो सीधी सी बात है माय डियर। और कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम नेचर, यही तो होते हैं कोहेसिव फोर्सेस। अब जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, तो क्या होगा, इतनी बार डिस्कशन हो गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो डिक्रीज होता है। सरफेस टेंशन किसकी वजह से है, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से है, अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस की वजह से है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन भी डिक्रीज करेगा माय डियर। बोलो हाँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की, जैसे मान लीजिए कि आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि किसी गिवन टेम्परेचर पे लेट अस से
20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का सरफेस टेंशन कितना होता है। तो आप समझ जाना उसने पढ़ाई तो की है लेकिन आधी अधूरी की है। पढ़ाई की है ये कैसे पता किया, क्योंकि वो किसी गिवन टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन की वैल्यू पूछ रहा है। मतलब उसको ये बात पता है कि टेम्परेचर के बदलाव के कारण ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन चेंज होगा। ठीक है, ये बात उसको पता है। मतलब पढ़ाई की है, ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं की है। तो देखिए कैसे, उसने पूछा आपसे कि वाटर का सरफेस टेंशन 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। तो आप उससे ये पूछें कि इसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड है वो क्या है। क्या यहाँ पे एयर है या इसके ऊपर कोई दूसरी फ्लूइड की लेयर है, या गैस है कोई पर्टिकुलर दूसरी, या फिर नाइट्रोजन हो या हीलियम हो। ठीक है भाई, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सरफेस टेंशन जो डिफाइन होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, फ्लूइड्स फॉर्मिंग द इंटरफेस। यहाँ पे जो इंटरफेस फॉर्म हो रही है वो एयर और वाटर के साथ मिलकर के बन रही है। सो इफ़ वी अगर हम एक नया नाम दें तो हम कह सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन होता है वो एक बाइनरी प्रॉपर्टी होता है। इट इज़ ए बाइनरी प्रॉपर्टी which means that the surface tension depends upon the fluids forming the interface। अगर वो पूछता कि वाटर का सरफेस टेंशन 20 डिग्री सेल्सियस पे कब हो, कितना होगा अगर सराउंडिंग फ्लूइड एयर है, तब ये क्वेश्चन वैलिड होता। ठीक है, तो ये होता है कंप्लीट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में, वैल्यू वगैरह। ठीक है, मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए एराइज किया है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि जो सरफेस टेंशन होती है वो एक बाइनरी प्रॉपर्टी होती है। बाइनरी प्रॉपर्टी मतलब ये वैल्यू उन पे डिपेंड करती है, उन फ्लूइड्स पे डिपेंड करती है जो कि एक इंटरफेस फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है जी, समझ में आया। यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिए और इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। वो प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, वो ये है कि आपने जब कपड़े धोए होंगे, ठीक है, तब देखा होगा कि सर्दियों के सीज़न में, इन विंटर सीज़न, कपड़े धोने से पहले पानी को, वाटर को थोड़ा सा गर्म किया जाता है। इसका रीज़न क्या है वो हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, या फिर एक ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि व्हाई इट इज़ प्रेफर्ड टू हीट द वाटर बिफोर वॉशिंग द क्लोथ्स ड्यूरिंग इन द विंटर सीजन। समर सीज़न में भी कर सकते हैं लेकिन इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। विंटर सीज़न में पानी को गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है कपड़े धोने से पहले। ऐसा क्यों होता है, इस बात को यहाँ पे समझते हैं। देखिए, विंटर सीज़न में टेम्परेचर होता है लो, ठीक है, और जब टेम्परेचर होता है विंटर सीज़न में लो तो इसका मतलब ये है माय डियर कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होंगे, दैट इज़ द कोहेसिव फोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो होंगे क्या, स्ट्रोंगर। क्या होंगे, स्ट्रोंगर। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये मैंने क्लॉथ का एक पोर्शन दिखाया। ठीक है, मतलब क्लॉथ कुछ इस तरीके से होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे तो ऐसे नेट बने होते हैं थ्रेड्स के। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि मान लो कि इन थ्रेड्स के बीच में क्या है, डस्ट के पार्टिकल्स या डर्ट हैं। ठीक है, ये क्या है, डर्ट। ये पार्टिकल्स, ये डर्ट जो है इन पार्टिकल्स के बीच में फंसी हुई है जिसको उनको निकालना है धो करके। ठीक है जी,
लेकिन यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे ही आप इस क्लॉथ के पीस को ठंडे पानी में धोने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसके ऊपर वाटर की फिल्म जम जाएगी। और जाहिर सी बात है माय डियर, अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस की वजह से यहाँ पे सरफेस टेंशन आपको देखने को मिलेगा, सरफेस टेंशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है उसकी वैल्यू है स्ट्रॉन्गर, क्योंकि सर्दियों के टाइम में टेम्परेचर हो गया है कम, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेट इज कोहेसिवनेस बढ़ गई है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फिल्म बन जाएगी इसकी सरफेस पे, और डर्ट इसके नीचे फंसी हुई है, डर्ट इसके नीचे फंसी हुई है, तो ये डर्ट आसानी से बाहर निकलने नहीं देगा ये वाटर का फिल्म। ठीक है जी, इसीलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है कि पानी को गर्म करो। जब पानी को गर्म करोगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, और जब सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया तो यहाँ से जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं उसको निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। बाकी का बचा हुआ काम डिटर्जेंट कर देता है माय डियर, डिटर्जेंट पाउडर। डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल ही कपड़े धोने के इस्तेमाल में इसलिए लिया जाता है कि वो वाटर का सरफेस टेंशन को रिड्यूस करे। सर्दियों के टाइम में अगर आप पानी बहुत ज़्यादा गर्म करके कपड़े धोओगे तो आपको डिटर्जेंट की ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि पानी के गर्म होने से ही सरफेस टेंशन उतने लेवल तक डिक्रीज हो जाएगा, तो डिटर्जेंट की कम ज़रूरत पड़ती है। सो डिटर्जेंट आर यूज्ड व्हाइल वॉशिंग द क्लोथ्स टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन सो दैट द डस्ट पार्टिकल्स कैन कम आउट फ्रॉम द क्लोथ्स। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई, प्रैक्टिकल बात है ये, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ ली जाती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे बात आती है कि सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे किया जाता है ना, सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे किया जाता है। सरफेस टेंशन को डिफाइन करने के लिए कहा गया कि मैथमेटिकली सरफेस टेंशन इज अ लाइन फोर्स with the force acting perpendicular to the line but in the plane of the surface and it is defined as the ratio of force per unit length। मैं क्या बोल गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो समझने के लिए यहाँ पे समझो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, ये मैंने एक बीकर लिया, ये मैंने एक बीकर लिया, 3D शेप में बनाते हैं इस बीकर को। ठीक है, ये मैंने बीकर लिया, यहाँ पे थोड़ा और अच्छा बनाएंगे। ये मैंने बीकर लिया यहाँ पे। यार ये बीकर ठीक से नहीं बनना है, लेकिन जब तक ठीक से नहीं बनेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ठीक है ये बना ठीक से। सॉरी, हाँ देखो आप, और इस बीकर में पर्टिकुलर इस लेवल तक, ये लेवल तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये इसमें इस बीकर में पानी भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो यहाँ पे मैं वाटर का जो टॉप फिल्म है उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जो वाटर का फिल्म है, वाटर की जो इंटरफेस है एयर के साथ में, वो कुछ इस तरीके से होगी।
इस तरीके से, ठीक। ये हमारे पास आई वाटर की, और देखो ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, मतलब यहाँ एयर है। तो माय डियर, ये जो टॉप सरफेस मैंने यहाँ पे आपको बनाई है, थोड़ा और जूम करके देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो टॉप सरफेस मैंने बनाई है, ब्लैक कलर से मैंने इसकी लेबलिंग कर दी है ताकि बेटर विजुअलाइजेशन हो। तो मैंने कहा था मैथमेटिकली सरफेस टेंशन इज अ लाइन फोर्स विच इन विच द फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द लाइन। देखो ये जो सरफेस बन रही है, ये जो सरफेस बन रही है वाटर की, इसकी बाउंड्री पर ही ये सरफेस टेंशन देखने को मिलेगा। और हम ग्राफिकली मतलब पिक्टोरियली कैसे डिफाइन करेंगे, ये जितना भी इसका ये जो सरफेस बन रहा है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये सरफेस फोर्स लगेगा, ये लगेगा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन देखो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस बट पैरेलल, बट इन द प्लेन ऑफ दिस फिल्म। जिस प्लेन में फिल्म है उस प्लेन में, लेकिन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन जो कि वो फिल्म बना रही है। इस तरीके से चारों तरफ इसके ऊपर ये लग रहा होगा, ऐसे ही यहाँ लग रहा होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन द प्लेन ऑफ दिस, इस तरीके से। ठीक है जी। तो मैंने क्या कहा, मैथमेटिकली सरफेस टेंशन इज अ लाइन फोर्स इन विच द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द लाइन। परपेंडिकुलर टू द लाइन माने ये वाली लाइन जो कि फिल्म की, जो उसके सरफेस की फिल्म बना रही है, ठीक है। ये जो वाटर का टॉप लेयर है जो कि एक सरफेस फॉर्म कर रहा है, उसके चारों तरफ का जो लाइन है, उस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए वो फोर्स, और परपेंडिकुलर होना चाहिए और उसी प्लेन में होना चाहिए जिस प्लेन में ये सरफेस है, ठीक है। ये बात समझिए। और अगर मैं कहूँ कि ये कंप्लीट लेंथ जो ये इसका पेरीमीटर है, ये जो इसका पेरीमीटर है, ये वाला पेरीमीटर, लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड लेट अस से दिस इज डी। तो अगर मान लो कि जो पेरीमीटर है किसका, ए बी सी डी का पेरीमीटर तो जानते हो ना, कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस पोर्शन ऑफ दिस बाउंड्री, वो है लेट अस से एल, ठीक। तो जो सरफेस टेंशन होता है उसको हम लोग जनरली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं किसकी सरफेस टेंशन की बात हो रही है, लेट अस से कि वाटर की सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं, और इंटरफेस किसके साथ बन रहा है, एयर का। तो ये नोटेशन होता है। तो ये होगा दिस फोर्स दैट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो लाइन, लेट अस से द लाइन फोर्स इज एफ एंड दिस विल एल, लाइक दिस, ठीक है जी। ये है। तो इसकी जो यूनिट होती है सरफेस टेंशन की, ये होती है न्यूटन पर मीटर, बिकॉज फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, ठीक। ये बात यहाँ पे समझ में आई। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैथमेटिकली सरफेस टेंशन इज अ लाइन फोर्स in which the force is acting perpendicular to the line but in the plane of the surface, and it is defined as the ratio of force per unit length. It is defined as the ratio of force per unit length. Clear? यहाँ पे हमने ये डिस्कशन किया, यहाँ पे हमने देखा F क्या है, सरफेस टेंशन फोर्स है, F इज द सरफेस टेंशन फोर्स। साथ में L क्या है, L है पेरीमीटर, L क्या है, पेरीमीटर, that is the length over which surface tension is acting, जिस लेंथ के ऊपर सरफेस टेंशन एक्ट
कर रही है वो वाला लेंथ हमको लेना है। एंड सिग्मा इज द सरफेस टेंशन, वी ऑल नो दैट। तो प्रैक्टिकल जो वैल्यू है दैट इज, अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस की बात करता हूँ, एट 20 डिग्री सेल्सियस जो वाटर एयर का इंटरफेस होता है उस वक्त जो वाटर की सरफेस टेंशन होती है वो होती है 0.073 न्यूटन पर मीटर। ठीक है जी, तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। समझ में आया? तो ये है फंडा किसका, सरफेस टेंशन का। क्लियर है? अब दूसरा जो एप्लीकेशन है सरफेस टेंशन का वो ये बताने के लिए भी हो सकता है कि वाई लिक्विड ड्रॉपलेट्स टेक अप द शेप ऑफ अ स्फीयर। आपने देखा होगा कि लिक्विड की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, लिक्विड्स की जो ड्रॉपलेट होती हैं, छोटी छोटी बूंदें, जैसे लीव्स पे आपने देखी होंगी, थोड़ी सी बारिश होने के बाद जो उस पेड़ की पत्तियों पे छोटी छोटी बूंदें जम जाती हैं, उनका जो शेप होता है वो स्फीयर क्यों होता है? ठीक है जी, स्फीयर क्यों होता है? तो स्फीयर, इस फिनोमेना को बताने के लिए भी सरफेस टेंशन काफ़ी है। सरफेस टेंशन की वजह से ये स्फेरिकल होती हैं। कैसे होती हैं वो अभी यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं। देखो, नेचर में कोई भी सब्सटेंस अगर है तो वो स्टेबल रहने की कोशिश करता है। क्या 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 रहने की कोशिश करता है? स्टेबल रहने की कोशिश करता है। लेकिन अभी अच्छी तरीके से हम ये जान चुके हैं कि वाटर की टॉप सरफेस की अगर हम बात करें तो वो अनस्टेबल बिहेवियर शो करती है ड्यू टू द अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस। ठीक, तो होता क्या है माय डियर, अगर हम वाटर की एक छोटी सी बूंद की बात करें तो क्या होगा? वाटर का एक छोटा सा पार्ट जो होगा उसके चारों तरफ लेटस से, देखो ये कोई आर्बिट्ररी शेप की मैंने यहाँ पे एक वाटर लिया है, ठीक है, बहुत छोटा सा वाटर का पोर्शन है, इसके चारों तरफ क्या है? एयर है, एयर। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है? एयर है। लेकिन एक बात यहाँ पे आप ये समझो कि इसके चारों तरफ ये जो एयर है, लेटस से कि ये जो है किस पे रखी हुई है? एक सरफेस पे रखी हुई है। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ये वेटिंग है या नॉन वेटिंग सरफेस है। अभी हम डिस्कस करेंगे जब कैपिलरिटी में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने वाटर को कंसीडर किया है जो कि एक आर्बिट्रेरी शेप में है इस तरीके से, और उसके आसपास क्या है? एयर है। तो माय डियर आप समझो कि इसके ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ये अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस की वजह से इनके ऊपर एक नेट डाउनवर्ड पुल लग रहा होगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। तो ये अनबैलेंस्ड है, मतलब अनस्टेबल स्टेट में है। तो सरफेस टेंशन क्या करेगा? सरफेस टेंशन इनके ऊपर एक स्ट्रेचिंग फोर्स लगाएगा कुछ इस तरीके से, और ये वाटर की जो ड्रॉपलेट है जो इस आर्बिट्ररी शेप में है वो ये चाहेगी कि किसी तरीके से वो स्टेबिलिटी अचीव करे। ठीक है, स्टेबिलिटी अचीव करे। तो यहाँ पे क्या होता है कि सरफेस टेंशन की वजह से इसके ऊपर चारों तरफ से क्या लगता है? इस तरीके से फोर्स लगता है जो कि इस वाटर मॉलिक्यूल को एक ऐसी शेप में ढाल देता है, डेट इज ये स्फेरिकल बन जाती है। ये स्फेरिकल ही क्यों बनी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। माय डियर, किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए, किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के लिए जो स्फेरिकल सरफेस होती है
उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है। स्फेरिकल सरफेस हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया फॉर अ गिवन वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज मिनिमम। अगर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज मिनिमम, मतलब जैसे ये बूंद जो है स्फीयर में बन गई, सरफेस एरिया इसका मिनिमम है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि मिनिमम मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस, मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, मिनिमम होंगे। तो मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि मिनिमम मॉलिक्यूल्स हैं तो एनर्जी भी उतनी कम। अब एनर्जी मतलब सरफेस एनर्जी एक टर्म होता है, वो इनकी होती है लेस। So for the let us summarize this all. Liquid droplet takes up the shape of a sphere due to surface tension. Surface tension is the property that is responsible for the minimization of the surface area. For the given volume, the spherical geometry has the minimum surface area, which means minimum molecules at the surface. So lesser will be the surface energy at the surface, and hence more stable geometry will be achieved. That's why liquid droplets are spherical in shape. Liquid droplets are spherical in shape. Clear? I hope आपको ये समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन। ठीक है, सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन लेट अस डिस्कस। सरफेस टेंशन के एक एप्लीकेशन को डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे ध्यान दें जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो आपके पास एक बैलून है। ठीक है, अनफ्लेटेड बैलून है, अभी वो उसमें एयर या गैस नहीं भरी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इसके आसपास जो एयर है, इसके आसपास जो एयर है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, डेट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ लग रहा होगा। ठीक है जी, अब मैंने क्या कहा कि आप आएँ और इस बैलून के ब्लो करें। ठीक है, इस बैलून के अंदर एयर को ब्लो करें, तो होगा क्या कि इस बैलून के अंदर जैसे ही एयर जाएगी तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ने लगेगा। एयर का प्रेशर बढ़ने लगेगा तो ड्यू टू द इलास्टिक नेचर ऑफ दिस मटेरियल ऑफ द बैलून, ये बैलून क्या करेगा, फूलना स्टार्ट करेगा। जब बैलून अच्छी तरीके से फूल जाएगा तो आप क्या करना, उसको यहाँ पे थ्रेड की हेल्प से बांध देना। तब आप देखोगे कि बैलून हमारा अच्छी तरीके से फूल गया है और इसके अंदर आपने जो एयर इसके अंदर भरी है वो भरी हुई है। लेकिन एक बात यहाँ पे आप समझो कि इसके अंदर जो एयर भरी है उसका प्रेशर है P, लेकिन बाहर जो अभी एयर है उसका प्रेशर वही है P एटमॉस्फेयर, P ATM। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप बैलून को फुलाएंगे तो बैलून के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द आउटर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो बैलून का ये वाला आउटर वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा कॉन्वेक्स पोर्शन, और बैलून का ये वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा कॉनकेव पोर्शन। कॉनकेव कॉन्वेक्स बताने की ज़रूरत नहीं है, क्लास 10th से आप लोगों को पढ़ते आ रहे होंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, बस इतना ही डिस्कशन करना था। इसके पीछे जो बात मेरे को यहाँ पे करनी है वो अभी आपको आगे पता चलेगी। एक आती है क्या, यंग्स लैप्लास इक्वेशन।
देखो सरफेस टेंशन जो है वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, आपको वो क्वेश्चन में गिवन होगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कुल मिलाकर के अभी हमने यहाँ पे देखा था कि जो सरफेस टेंशन होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो 3 टर्म्स हैं, 2 क्वेश्चन में गिवन होंगे, एक अननोन होगा। अगर एग्ज़ाम है आपका स्टेट लेवल का, डेट इज एसएससी जेई वगैरह टाइप्स, गेट में तो वो पूछेगा ही नहीं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देखो ये प्रॉपर्टी ये जो है ये गिवन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन में। तो क्या होगा, फोर्स पूछा जाता है वहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे देखो अभी कैसे एप्लीकेशन होगा इसका, सारी चीज़ें यहाँ पे बताते हैं। तो पहला यहाँ पे पोर्शन डेट इज यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है क्या, यंग्स लैप्लास इक्वेशन। यंग्स लैप्लास इक्वेशन फॉर प्रेशर डिसकंटिन्यूटी, फॉर प्रेशर discontinuity across a curved surface, across a curved surface, my dear. So we have discussed the Young's Laplace equation for the, we are going to discuss this. इसका डेरिवेशन पे नहीं जाना है हमको, ठीक है, इसका डेरिवेशन की ज़रूरत भी नहीं है, इसका बस रिजल्ट यहाँ पे ध्यान देंगे और कैसे डेवलप हुआ वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। लेट अस से कि हमारे पास यहाँ पे क्या है माय डियर, एक वाटर का ड्रॉपलेट है और इसके अंदर क्या भरा हुआ होगा, पूरा वाटर भरा हुआ ड्रॉपलेट है वाटर का, तो ठीक है जी। लेकिन माय डियर लेट अस से कि जो वाटर का ड्रॉपलेट है इसके अंदर जो प्रेशर है वो है PI और जो बाहर प्रेशर है वो है क्या, P0। जाहिर सी बात है अभी हमने जो बैलून वाला केस डिस्कस किया था उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो इंटरनल प्रेशर डेट इज PI, जो बबल ये जो वाटर का ड्रॉपलेट है इसके अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये मैंने अभी आपको 2D में दिखाया है फिगर, ये जो बबल दिखाया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने इस बबल का जो आउटर पेरीफेरी है उसका ये हिस्सा, ये वाला जो मैं पिंक कलर से ओवरराइट कर रहा हूँ, ये हिस्सा मैंने बाहर निकाल करके यहाँ बनाने की कोशिश की और मैं 3D में बना रहा हूँ। तो देखो कुछ इस तरीके से ये हिस्सा बनेगा, इस तरीके से, ठीक है जी। 3D में मैंने बनाया है। यहाँ पे एक बात ध्यान दें, इसके ऊपर आप इमेजिन कर सकते हैं पूरे बबल को, लेकिन मैं उसको बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। मेरा मेन मकसद है केवल मैं आपको ये वाला पोर्शन काट करके अलग से दिखाऊं और ये पूरा 3D में काटा है जिसकी वजह से ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो माय डियर यहाँ पे ऊपर चारों तरफ तो होगा बबल ही, इसका मतलब यहाँ पे जो इंटरनल प्रेशर होगा वो तो PI लग ही रहा होगा और इसके नीचे जो एयर होगी उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 यहाँ लग रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की। तो ये जो फिल्म है, ये जो लेयर है, इसके प्लेन में ही और परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन यहाँ पे सरफेस टेंशन कुछ इस तरीके से लग रहा होगा, लाइक दिस, ठीक है जी। इसी तरीके से इस सरफेस पे भी लग रहा होगा, और इसी तरीके से इस सरफेस पे भी लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा, पैरेलल टू द प्लेन लगेगा,
ठीक है, इस तरीके से होगा। मान लो कि इस ड्रॉप का सेंटर कहीं यहाँ है, ठीक है, और क्या हो रहा है कि ये वाला जो सरफेस है इसका जो रेडियस है वो है लेटर से R2, और ये वाला जो सरफेस है इसका रेडियस है लेटर से R1। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इंटरनल प्रेशर आउटर प्रेशर से ज़्यादा है, तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, और जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा डेट इज़ द डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन द इनर पार्ट ऑफ द ड्रॉप एंड द आउटर सरफेस, वो होता है सिग्मा टाइम्स ऑफ 1/R1 प्लस 1/R2। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ये आया कैसे इसको बताते हैं। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है अपने आप में, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। देखो कैसे आया इसका रिजल्ट, वो यहाँ पे हम समझते हैं। माय डियर, यहाँ पे ये जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है ये बेसिकली यहाँ पे हमने फोर्स बैलेंस किया है, कुछ नहीं किया है। ये जो इक्वेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वाली इक्वेशन, इसी को कहते हैं यंग्स लैप्लास इक्वेशन, और ये फोर्स बैलेंस करके ड्राइव होती है, लेकिन डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। करेंगे क्या, करेंगे ये कि इंटरनल प्रेशर की वजह से और जो आउटर प्रेशर है उसकी वजह से जो नेट प्रेशर डिफरेंस है वो अंदर से बाहर की तरफ ही लग रहा होगा। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस सरफेस पे कितना फोर्स लगा, वो फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और ये जो सरफेस टेंशन है, ये जो यहाँ पे सरफेस टेंशन है पूरी लेंथ पे यहाँ पे हम देखेंगे, लेटर से कि ये जो पूरा लेंथ है वो है L, तो सिग्मा L ये एक सरफेस टेंशन फोर्स होगा, ठीक है, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना। अगर सिग्मा इस एयर, ये जो वाटर बबल है इसका सरफेस टेंशन सिग्मा है और लेंथ इस पूरे सरफेस की L है, तो इतना ही फोर्स ये सरफेस बियर कर सकती है, ठीक है। अब इस सरफेस टेंशन फोर्स ये जो लग रहा है, ये जो सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है, इसका कंपोनेंट उस डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स है नेट। मतलब प्रेशर फोर्स मान लो नीचे की डायरेक्शन में आया, और तो जाहिर सी बात है सरफेस टेंशन का ऐसा कंपोनेंट आएगा जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और ये एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे, ठीक है जी, एक दूसरे को ये बैलेंस आउट कर देंगे। मतलब क्या किया है, फोर्स बैलेंस किए हैं, कुछ नहीं किया है बस। तो इसके डेरिवेशन में नहीं जाना है, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा वो अभी हम यहाँ पे आपको दिखा देंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर वाली साइड जो होती है, ये वाली साइड, ये होती है कॉनकेव, और इसके बाहर वाली जो साइड होती है ये वाली, ये होती है कैसी, कॉन्वेक्स। ये कैसी होती है, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इंटरनल प्रेशर जो है वो आउटर प्रेशर से ज़्यादा होगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड इज मोर देन द प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड। ये भी बात क्लियर है। तो आई होप आपको ये यंग्स लैप्लास इक्वेशन समझ में आई होगी। इस इक्वेशन का यूज़ हम करेंगे कैसे, वो यहाँ पे देखिए। केस नंबर लेते हैं हम फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट जब हम कंसीडर करते हैं तो कंसीडर करते हैं किसको, लिक्विड ड्रॉपलेट को। लिक्विड ड्रॉपलेट को यहाँ पे हमने कंसीडर किया। तो लिक्विड ड्रॉपलेट को जब हम कंसीडर करेंगे तो देखना यहाँ पे ये एक लिक्विड होगा, लिक्विड का इंटरफेस,
और ये होगा एयर यहाँ पे, और अंदर क्या है, ये पूरा लिक्विड है, और ये क्या है, लिक्विड एयर इंटरफेस है ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लिक्विड के सेंटर से ये जो R1 और R2 जो अलग अलग इस फॉर्मूले में दिखाई दे रहे हैं वो बराबर बराबर होंगे। तो यहाँ पे अगर लेटेस्ट से कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर PI है और आउटर प्रेशर P0 है, तो यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस होगा डेट इज PI माइनस P0, वो हो जाएगा सिग्मा इज द सरफेस टेंशन। और यहाँ पे मैंने क्या कहा, R1 और R2 बराबर बराबर होंगे, देखो सिमेट्रिसिटी से, ठीक है। ये लिक्विड ड्रॉप चारों तरफ से सिमेट्रिकल है नेचर में। तो लेट अस से कि ये R1 R2 R के बराबर हैं, तो ये दोनों जो है सेम क्वांटिटी हो जाएंगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लाइक दिस 2/R, दोनों को जोड़ करके एक साथ, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखो जब ये हमने किया तो हम रेडियस को डायमीटर बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है डेट इज़ PI माइनस P0, ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाई रेडियस या फिर 4 सिग्मा बाई डायमीटर। समझ में आया? तो ये हो गया केस किसका, लिक्विड ड्रॉपलेट का। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोप बबल की। बबल कैसा होता है इस बात को यहाँ पे समझो, ठीक है। बबल कैसा होता है इस बात को यहाँ पे समझेंगे। अगर हम बबल को बनाएं तो बबल की 2 इंटरफेस होती हैं, बबल की 2 इंटरफेस होती हैं। कैसे होती हैं देखो, एक होगा इनर वाला इंटरफेस, सर्कुलर होगा, ठीक है, इसके अंदर एयर भरी होगी। एक दूसरा इंटरफेस होगा माय डियर इस तरीके से, और बाहर क्या है, एयर भरी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला पूरा हिस्सा, ये सोप सॉल्यूशन से बनी हुई एक फिल्म है जो कि सर्कुलर शेप में है, और इसने इसी को क्या कहते हैं, सोप बबल कहते हैं, सोप बबल कहते हैं। जब हमने ये ऊपर वाला केस डिस्कस किया था ना, तब हमने ये सिंगल इंटरफेस बनाई थी। तो जब हम डबल इंटरफेस की बात करते अगर यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से ये एलिमेंट हम डिज़ाइन करते, इस तरीके से। इस तरीके से, समझ रहे हो? तो मैं जो सरफेस टेंशन पहले एक बार दिखा रहा था वो मेरे को 2 बार दिखानी पड़ेंगी माय डियर, क्योंकि सरफेस टेंशन में क्या होता है, लाइन इंटीग्रल, ठीक है, सॉरी लाइन फोर्स है, लाइन फोर्स। तो जितना जहाँ जहाँ पे लाइन होगा वहाँ वहाँ पे सरफेस टेंशन दिखाना पड़ेगा, पूरे पेरीमीटर पे दिखाया जाएगा, और 2 बार दिखाया जाएगा, नीचे भी और ऊपर भी, जिसकी वजह से ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे 2 बार सरफेस टेंशन आएगा, एक बार नीचे के लिए, एक बार ऊपर के लिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि सिंगल इंटरफेस का प्रॉब्लम है या डबल इंटरफेस का प्रॉब्लम है। पता कैसे करेंगे कि कितना इंटरफेस है, उसके लिए एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि यहाँ देखो क्या है, ओहो इरेजर चल गया, हाँ देखो यहाँ पूरा क्या भरा हुआ है, सोप भरा हुआ है, सोप। यहाँ बाहर क्या है, एयर है, यहाँ क्या है, एयर है। तो एक माय डियर सोप एयर इंटरफेस यहाँ बन रहा है, दूसरा सोप एयर इंटरफेस यहाँ बन रहा है। समझ में आ रही बात? अगर हम यहाँ पे क्या करें, लेटस से कि अंदर वाला जो रेडियस है लेटस से R1 है, और लेटस से कि इस सोप का जो थिकनेस है सोप फिल्म का वो है T, तो जो R2 होगा वो होगा R1 प्लस T।
लेकिन इस थिकनेस को अगर हम निगलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि R2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R1 एंड लेट अस से इट इज़ R। तो यंग्स लैप्लास इक्वेशन को मैं फिर से लिख देता हूँ, डेट इज लेट अस से कि अंदर वाला प्रेशर Pi, बाहर वाला प्रेशर P0, और जाहिर सी बात है बैलून वाले एग्जाम्पल से आप ये समझते हैं कि इंटरनल प्रेशर आउटर प्रेशर से बड़ा होगा और ये जो प्रेशर डिफरेंस होगा डेट इज Pi माइनस P0। यहाँ पे दो इंटरफेस हैं तो 2 बार सरफेस टेंशन लिया जाएगा और 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे। दोनों रेडियस बराबर बराबर हैं तो मैं यहाँ पे सीधा 2/R लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास निकल करके आता है 4 सिग्मा बाई R, और R को अगर लिखोगे डायमीटर का हाफ तो ये आ जाएगा 8 सिग्मा बाई D। तो ये हुआ सोप बबल का एग्जाम्पल। इसी तरीके से माय डियर आता है क्या, लिक्विड जेट। लिक्विड जेट, अगर लिक्विड जेट की हम बात करते हैं तो लिक्विड जेट इज नथिंग बट अ जेट ऑफ वाटर। जेट ऑफ अ लिक्विड मतलब इस तरीके से वाटर फ्लो करता है, किसी नोजल से बाहर निकलता हुआ जो वाटर है कुछ इस तरीके से फ्लो करता है, इसको कहते हैं जेट। डिटेल में पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स मशीनरी में, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इस जेट को देखोगे तो इस जेट को जब आप देखोगे तो ये एक बहुत ज़्यादा लेंथ पे डिफाइंड है, ठीक है। तो एक काम करते हैं क्या कि इस जेट को इस तरीके से बना लेते हैं। अगर मैं क्या करूं कि एक ऐसा प्लेन काट के दिखाऊं, देखो कैसा, ऐसा मैं क्या कर रहा हूं कि एक ऐसा प्लेन काट के दिखा रहा हूं इस तरीके से। यहाँ से अगर मैं एक प्लेन काट के दिखाऊं तो ये जेट आपको देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से कि इसको मैं ऐसे बना देता हूँ कि ये तो हो गया इसका सर्कुलर वाला हिस्सा और ये हो गया इसका लेंथ वाला हिस्सा, लाइक दिस, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो कि ये सरफेस टेंशन इस पे यहाँ लग रही है इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे क्या लग रही है, सरफेस टेंशन। लेकिन अगर आप इस जेट के इस रेडियस से देखोगे तो माय डियर यहाँ पे क्या होगा, ये अगर मैं इस रेडियस को डिफाइन करूँ तो लेट अस से इस जेट का रेडियस है R। तो आपने इस कर्वेचर का तो रेडियस डिफाइन कर लिया, लेकिन माय डियर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका जो रेडियस होता है स्ट्रेट लाइन का वो होता है इन्फिनिटी पे जाकर के, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का जो रेडियस होता है वो होता है इन्फिनिटी पे जाकर के। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे इंटरफेस कितनी है, केवल एक इंटरफेस है, देखो ये रही वाटर की लेयर, ठीक है। अंदर पूरा वाटर भरा हुआ है, सिर्फ एक ही एयर और वाटर का इंटरफेस बनना है जो कि बाहर की तरफ है। तो कुछ नहीं, फिर से मैं यंग्स लैप्लास इक्वेशन लिख लेता हूँ। लेट अस से इंटरनल प्रेशर Pi है तो ये हो जाएगा Pi माइनस P0। एक लेयर है तो सिंगल बार सिग्मा, इस जेट का जो रेडियस है वो है R1, डेट इज R। तो यहाँ पे हमने लिख लिया R1 को R, लेकिन जो दूसरा रेडियस है माय डियर वो एक स्ट्रेट लाइन की वजह से इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/∞। तो 1/∞ इज नथिंग बट 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास द प्रेशर डिफरेंस इनसाइड द जेट इज सिग्मा बाई R, या फिर इसको लिख लो डायमीटर का हाफ, डेट इज 2 सिग्मा बाई D, ठीक है। तो ये है एक तरीका कि यंग्स लैप्लास इक्वेशन। यंग्स लैप्लास इक्वेशन ने पता है क्या कर दिया, प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला डेवलप कर दिया फॉर एनी आर्बिट्रेरी शेप। जनरल फॉर्मूला है ये किसी भी कर्वेचर, किसी भी फिल्म के कर्वेचर के लिए, ठीक है। कोई भी लिक्विड का हो, कोई भी लिक्विड हो, उसका जो कर्वेचर बनेगा उसके लिए जो प्रेशर डिफरेंस है उसका फॉर्मूला यंग्स लैप्लास इक्वेशन ने जनरलाइज्ड फॉर्म में डिराइव कर दिया है, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया। इसका एक दूसरा तरीका भी है, इसको हम दूसरा तरीका नहीं, तरीका सेम है, बस करने का तरीका अलग है।
मैं देखो कंसेप्ट सेम है, यंग्स लैप्लास इक्वेशन जो ड्राइव हुई थी वो फोर्स को बैलेंस करके ड्राइव हुई थी, तो हम भी वही करने जा रहे हैं, बस हमारा तरीका अलग है, मतलब हम हर केस के लिए अलग अलग ड्राइव करेंगे। देखो कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे आपको समझाएंगे इनकी ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये क्या बताता है, ठीक है। ये भी अभी हमको जानकारी यहाँ पे देनी है अभी। तो अभी यहाँ पे और ध्यान से देखें, जो नया तरीका है उसको यहाँ पे देखते हैं। तो मैं उसको एक नई हेडिंग के अंदर लिखता हूँ, डेट इज प्रेशर इनसाइड तीन चीज़ें पढ़ेंगे, ड्रॉपलेट, बबल, प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉपलेट बबल। लिक्विड जेट की बात करना चाहें कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉपलेट बबल इन एक्सेस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस लाइन का बेहद खूबसूरत मीनिंग है एक। ये लाइन क्या कह गई अभी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने प्रेशर मेजरमेंट नहीं पढ़ा है माय डियर। इसको मेरे को समझाना पड़ेगा। देखो कैसे, सबसे पहले मैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम केस लेते हैं किसका, डिस्कशन का, ड्रॉपलेट का। फिर से हम एक ड्रॉपलेट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ड्रॉपलेट ली, ड्रॉपलेट में 2D में बना दिया कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास क्या है, एक ड्रॉपलेट है माय डियर। लेट अस से इस ड्रॉपलेट का जो डायामीटर है वो है कैपिटल डी। मैंने क्या किया कि इस ड्रॉपलेट का हिस्सा दिखा रहा हूँ आधा काट करके, ऐसे यहाँ से मैंने एक प्लेन से इसको कट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो ये मेरे पास आया क्या, इस तरीके से एक मेरे पास हेमिस्फेरिकल शेप में ये ड्रॉपलेट मेरे पास आ गई, जैसे ही मैंने इस प्लेन से इसको काटा। माय डियर यहाँ पे ये क्या है, इंटरफेस है पूरा। ये ठीक है, तो इस इंटरफेस के वजह से सरफेस टेंशन फोर्स यहाँ पे आएगा। तो मैं उस सरफेस टेंशन फोर्स को यहाँ बना देता हूँ। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स आ गया, इस तरीके से, ठीक है भाई। ऊपर वाली ड्रॉपलेट में भी सरफेस टेंशन फोर्स नीचे की तरफ से लग रहा होगा, ताकि एक दूसरे को काट के पूरे ड्रॉप को कंबाइन करके रखे हुए होंगे, ठीक है। लेकिन एक बात मेरे को यहाँ पे समझो कि यहाँ पे इस ड्रॉप के अंदर इंटरनल प्रेशर PI है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस ड्रॉप के बाहर है वो क्या है, P0 है, ठीक। तो माय डियर एक बात यहाँ पे समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, फोर्स का बैलेंस ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब ये जो लेंथ है ये पूरा पेरीमीटर है माय डियर, ये पूरा पेरीमीटर, ये वाला। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा वो हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू दिस पेरीमीटर, डेट इज 2πr। 2πr कैन बी रिटन एज पाई इंटू डायामीटर, तो इसको लिख देते हैं सिग्मा इंटू पाई डी। जाहिर सी बात है क्योंकि एक ड्रॉपलेट है तो कॉनकेव वाली हिस्से में प्रेशर ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू आउटर। जाहिर मतलब कहने का ये है कि PI इज ग्रेटर देन P0, और कितना ज़्यादा है वो बताता है कि प्रेशर डिफरेंस, डेट इज PI माइनस P0। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉपलेट या फिर बबल इन एक्सेस टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, मतलब कहने का ये है कि वो प्रेशर डिफरेंस ही पूछ रहा है। और मेरे कहने से अभी ये मान लो कि ये प्रेशर डिफरेंस इज नथिंग बट द गेज प्रेशर। ये अभी गेज प्रेशर क्या होता है ये भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर मेजरमेंट नहीं पड़ा है, ठीक है।
तो माय डियर, यहाँ पे जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर के प्रेशर की बात करते हैं तो हम जो भी प्रेशर मेजरमेंट होता है वो होता है गेज प्रेशर, ठीक है। अगर हम प्रेशर की बात करते हैं काउंटिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो, तो वो जो प्रेशर होता है वो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये प्रेशर डिफरेंस है, ये प्रेशर डिफरेंस लेटस से, देखो लेटस से क्या, ये प्रेशर डिफरेंस जो है पी आई माइनस पी नोट, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा नेट। तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे आएगा ये इस एरिया का आएगा, ये प्रेशर जो लगेगा ये इस पूरी एरिया पे लगेगा। तो ये जो है ये है डेट इज जो प्रेशर फोर्स है डेट इज एफ पी, ये है प्रेशर डिफरेंस इनटू द एरिया ऑन विच द प्रेशर इज एक्टिंग। सो प्रेशर इज एक्टिंग दिस होल एरिया, so this is nothing but the area of the circle, it is pi by 4 d square, pi by 4 d square, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये सरफेस टेंशन फोर्स और ये प्रेशर फोर्स बराबर बराबर होंगे, तो क्या कर दो, इनको बैलेंस कर दो। तो जब इनको बैलेंस आउट कर दोगे तो क्या होगा, देखो ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई डी, सिग्मा इंटू पाई डी। तो पाई से ये पाई कट गया, ठीक है, डी से ये डी कट गया। तो यहाँ पे आप देखो कि जो डेल्टा पी आया ये आया 4 सिग्मा बाई डी, कितना आया, 4 सिग्मा बाई डी। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। देखो सेम रिजल्ट आया है, डेट इज ड्रॉपलेट का भी और ये वाली लिक्विड ड्रॉपलेट, देखो 4 सिग्मा बाई डी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बबल की, सेम तरीका है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, बबल के बारे में। तो बबल का अगर मैं आपको सेक्शन काट के दिखाऊं तो जाहिर सी बात है, जो बबल होता है वो डबल इंटरफेस में बनता है, जो बबल होता है वो डबल इंटरफेस में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बबल का जब हम इंटरफेस दिखाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइक दिस, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे ये हिस्सा डबल इंटरफेस को दिखाता हुआ ऐसा आया। अब यहाँ पर क्या है कि ये हमने इसको इस तरीके से दिखा दिया, लाइक दिस, क्लियर। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास सोप बबल जो होता है डबल इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे इस रीजन में क्या भरा होगा, सोप की एक फिल्म होगी, ये हमारे पास यहाँ पे सोप की एक फिल्म होगी इस तरीके से, ठीक है। लाइक दिस, क्लियर। तो अब यहाँ पे आप समझो कि इसके अंदर का हिस्सा में क्या है, पी इंटरनल प्रेशर लग रहा होगा और आउटर हिस्से में क्या है, पी नॉट प्रेशर लग रहा होगा। तो अगर मैं आपको सरफेस टेंशन दिखाऊं बना करके, तो देखो एक इंटरफेस तो ये वाली है जो आउटर एयर के कॉन्टेक्ट में है, तो एक इंटरफेस पे यहाँ सरफेस टेंशन यहाँ बना दिया, ठीक है, इस तरीके से, लाइक दिस। और एक इंटरफेस माय डियर यहाँ अंदर वाली है, तो अंदर वाली को मैं येलो कलर से दिखा देता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे हमने दिखा दिया,
ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के 2 इंटरफेस हैं। तो अगर हम कहें कि अंदर वाले का डायामीटर है डी और बाहर वाले का डायामीटर है डी नोट, और अगर हम इसकी थिकनेस को नेग्लेक्ट कर दें तो ये डी आई इक्वल्स डी नोट हो जाएगा, और लेट अस से कि इनका डायामीटर क्या है, दोनों का डी है। तो अंदर वाले सरफेस की वजह से जो नेट सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा सरफेस टेंशन इनटू पाई इनटू डी। इसी तरीके से बाहर वाली सरफेस टेंशन की वजह से जो लग रहा होगा वो भी लग रहा होगा सिग्मा इंटू पाई डी। देखो एक बात और यहाँ पे ध्यान से सुनो, हो सकता है कि ये सोप बबल, देखो सोप बबल कैसे फुलाया जाता है, सोप सॉल्यूशन होता है उसमें वायर डाल करके आप रखते हैं ऐसे, जब उसके अंदर ड्रिप करते हो तो इसके ऊपर सोप की फिल्म बन जाती है, और जब सोप की फिल्म के ऊपर जब फोर्स ब्लो करते हो एयर, तब उसका क्या बन जाते हैं, बबल बन जाते हैं सोप के। लेकिन अगर आप सोच के देखो कि अंदर अगर एयर के बदले कोई और गैस भरी हो, लेटर से कि हीलियम का हो, तो माय डियर आप समझो कि यहाँ पे ये जो सरफेस टेंशन है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंटरफेस जो बन रहा है वो सोप सॉल्यूशन और हीलियम का बन रहा है, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन चेंज हो जाएगा। लेकिन बाहर वाले में क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर है, तो बाहर वाले का सरफेस टेंशन अलग होगा। तो मैं एक जनरलाइज्ड टर्म में यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ। लेट अस से कि अंदर वाला जो ले इंटरफेस है उसकी वजह से सरफेस टेंशन सिग्मा 1, और जो बाहर वाला इंटरफेस है उसकी वजह से सरफेस टेंशन सिग्मा 2, सेम डायमीटर पाई डी पे लग रहे हैं। तो नेट सरफेस टेंशन का जो फोर्स हुआ ये हो गया कितना, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इंटू पाई डी। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से माय डियर जो एक्सिस प्रेशर है डेट इज डेल्टा पी, उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा, इस पूरे एरिया पे लगेगा, कितना होगा, जो फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया, तो हमने क्या कह दिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये दोनों जो होंगे ये बराबर बराबर होंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, तो जो एक्सिस प्रेशर आएगा ये आएगा 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई डी। ये एक जनरलाइज्ड टर्म आया, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर अंदर भी एयर बाहर भी एयर, तो ये सिग्मा सिग्मा जुड़ के दोनों 2 सिग्मा हो गए, तो आंसर वही आ जाएगा 8 सिग्मा बाई डी, जैसा कि ऊपर भी आया था, देखो ये वाला। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से भी हम स्टडी कर सकते हैं। सरफेस टेंशन का एक और दूसरा डेफिनेशन होता है, और उसका एप्लीकेशन अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं। आई होप अभी तक आपको सब बढ़िया से समझ में आया। इसके बाद जो इसका नया एप्लीकेशन जो है वो है क्या, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ सरफेस। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ सरफेस, किसी सरफेस को स्ट्रेच करने में कितना वर्क करना पड़ता है। ठीक है, देखो सरफेस टेंशन की एक डेफिनेशन और होती है, क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन द सरफेस एरिया। इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है सरफेस टेंशन को। ठीक है, सो सरफेस टेंशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन द सरफेस एरिया। इसको समझने के लिए क्या करें, देखिए आप एक वायर लें और उसका एक फ्रेम बनाएं। कैसे बनाएंगे, एक वायर लीजिए, ये एक हम वायर लिया और इसका एक हम फ्रेम बना रहे हैं इस तरीके से, वायर को बेंट करके हमने इसका एक फ्रेम बनाया लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये जो वायर है ये थोड़ा सॉलिड शेप में मैं बनाता हूँ ताकि बेटर
तरीके से दिखे। इस तरीके से, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे आप देखो कि ये जो यहाँ पे हमने वाटर बना, ये जो हमने यहाँ पे फ्रेम बनाया, इसके बाद यहाँ पे क्या करो, एक वायर लो और इस वायर को इस फ्रेम के अंदर अलग से लेना और ऐसे फिट कर देना, लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, इस पूरे सिस्टम को एक सोप सॉल्यूशन में ले जाके रख देना और बाहर निकाल देना। तब आप देखोगे कि इसकी इस सरफेस के ऊपर एक सोप की फिल्म बन जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। इस सोप की जो फिल्म है ये बन जाएगी इस फ्रेम के अंदर, लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे आपसे क्या कह रहा हूँ कि लेट अस से कि ये जो हमारे पास वायर जो हमने बनाया, वायर का फ्रेम, लेट अस से इसका ये डिस्टेंस कितना है, b से हमने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। अब माय डियर यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ये जो वायर है ये इस फिल्म के कांटेक्ट में है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये वाले वायर पे एक फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और इसको पकड़ के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लो कि थोड़े टाइम बाद ये जो वायर है ये खिसक करके यहाँ आ गया, ठीक। तो आप देखो कि ये लिक्विड फिल्म का जो इनिशियल एरिया यहाँ तक ए आई था, इनिशियल एरिया ए आई, वो अब लिक्विड की सोप सॉल्यूशन की ये जो फिल्म है ये स्ट्रेच होकर के यहाँ तक आ जाएगी और इसका जो फाइनल एरिया होगा वो हो जाएगा ए एफ से डिनोट, लाइक दिस, ठीक है। तो आप देखो कि इतना जो एरिया है ये इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज हो गया है क्या, सरफेस एरिया। और लेट अस से कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस वायर का ये हुआ है डेल्टा एक्स। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो लेट अस यहाँ पे आप देखो फोर्स क्या है, यहाँ पे देखो फोर्स क्या है, ये यहाँ पे देखो क्या होगा, सरफेस टेंशन यहाँ लगेगी, ठीक है, सरफेस टेंशन यहाँ लगेगी। लेकिन मेरी बात यहाँ पे आप ध्यान से सुनो, जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो मैंने दिखा दिया किससे, एफ एस से। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ये हो रहा है डेल्टा एक्स का। तो डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिखा दिया डेल्टा एक्स का। लेकिन यहाँ पे जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो होता है सरफेस टेंशन इनटू द पेरीमीटर, ठीक है, द लेंथ ओवर विच द सरफेस टेंशन इज एक्टिंग। देखो यहाँ पे क्या है, जब आप ऊपर से यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको इस तरीके से वायर का क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, ऐसा, ठीक है। तो आप देखना जो सोप का जो सॉल्यूशन है वो वहाँ पे डबल इंटरफेस बनेगी इस वायर के ऊपर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो एक सरफेस टेंशन इधर की तरफ और एक सरफेस टेंशन इधर की तरफ, और यही पूरी सरफेस टेंशन इस वायर के अक्रॉस लगेगी, एक बाहर की तरफ से एक अंदर की तरफ से, इस वायर के ऊपर दिखाइए, ठीक है। क्योंकि एक फिल्म जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे, और एक फिल्म जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे,
समझ में आ रहा है, ये बात है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स जो हुआ, ये हुआ कितना, सरफेस टेंशन इनटू ये जो विड्थ हुई ये वाली, ये कितनी हुई, बी। भाई सरफेस टेंशन जो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ ना, इतने लेंथ पे ही तो है, लेकिन माय डियर दो हैं, दो, तो दो का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना और ये हो जाएगा कितना, डेल्टा एक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो इसने नेट एक्स्ट्रा जो एरिया कवर किया, ये जो नेट एक्स्ट्रा एरिया कवर किया ये कितना है, तो आप देखो ये कितना है। सिग्मा तो मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, एक बाहर वाला एरिया और एक अंदर वाला एरिया, एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया, तो ट्वाइस ऑफ बी इंटू डेल्टा एक्स। तो जो वर्क डन जो होता है ये होता है सरफेस टेंशन इनटू टोटल चेंज इन सरफेस एरिया, टोटल चेंज इन सरफेस एरिया। ये बात यहाँ पे आपको समझ में आई। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया जाता है। इसी को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल है आपकी वर्क जो क्वेश्चन शीट है उसमें, देखिए कहाँ है वो न्यूमेरिकल, ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं कि एक वाटर की ड्रॉप है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, उसको स्प्लिट करके एन स्मॉलर ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल साइज में कन्वर्ट किया, तो ऐसा काम करने में कितना वर्क डन की ज़रूरत है, और क्वेश्चन में गिवन है सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज इक्वल्स टू सिग्मा। तो माय डियर एक बात समझो, इनिशियली आपके पास एक कैपिटल आर रेडियस की वाटर की ड्रॉपलेट थी, तो इसका जो वॉल्यूम था वो क्या था, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब आप क्या कर रहे हो कि इसको एन स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में तोड़ रहे हो ऑफ इक्वल साइज, तो लेकिन माय डियर वॉल्यूम तो सेम रहेगा। अरे एक बात बताओ, जब चाय बनाते हो उसमें किसी बर्तन में रख के गैस के ऊपर, और चाय बनने के बाद कप में भरते हो, तो चाय का वॉल्यूम थोड़ी कम हो जाता है भाई, जो चाय उस बर्तन में थी वही तो कप में आती है। तो वही हिसाब है कि एक ड्रॉपलेट को तोड़ करके एन ड्रॉपलेट बना रहे हो, तो वॉल्यूम तो फिक्स है, लेकिन रेडियस जो है हर ड्रॉपलेट का चेंज है। तो लेट अस से नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स आर n, बट वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉपलेट विल बिकम 4/3 पाई ऑफ स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो स्मॉल ड्रॉप आएगी उसका रेडियस जो होगा ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाई n की पावर 1/3। ठीक है जी। क्वेश्चन में जो छोटी वाली ड्रॉपलेट है उसका रेडियस गिवन नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पे रेडियस गिवन टर्म्स के रेस्पेक्ट में निकाला। इसके बाद ये कह रहे हैं कि कितना वर्क डन की जरूरत पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है वर्क डन जो होता है माय डियर, ये होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया, तो सरफेस टेंशन तो कितना था, सिग्मा था, चेंज इन सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले चेंज इन सरफेस एरिया मतलब पहले कितना सरफेस एरिया था, उसके बाद में कितना सरफेस एरिया हो गया। तो पहले कितना सरफेस एरिया था, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, स्फीयरिकल ड्रॉप है, माइनस बाद में कितना सरफेस एरिया हो गया, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन ये माय डियर एक ड्रॉप का है, एन ड्रॉप का चाहिए, तो यहाँ पे एन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो सिग्मा इंटू 4 पाई तो बाहर आ गई, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एन इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर में स्मॉल आर को कैपिटल आर के टर्म्स में लिख लो, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन की पावर 2/3। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये हो गया 4 पाई सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर 1 माइनस एन की पावर, यहाँ पे गलती कर दी भाई, गलती ये कर दी कि उल्टा ले लिया। उल्टा क्यों ले लिया,
देखो चेंज इन सरफेस एरिया होता है फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। भाई किसी भी सबस्टेंस को जब आप काटते हो ना उसका वॉल्यूम तो सेम रहता है लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाता है, मतलब बाद वाला सरफेस एरिया बड़ा होगा, बाद वाला सरफेस एरिया बड़ा होगा। तो यहाँ पे सब गड़बड़ हो गया, इसको हटाओ ना। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा n इंटू 4π r² माइनस जो पहले वाला सरफेस एरिया था पूरी सिंगल ड्रॉप का वो था 4π R²। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्मॉल r की वैल्यू ये इसमें रखोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4π सिग्मा R² n⁻⁴ माइनस 1। तो 4π या फिर 4 सिग्मा πr², 4 सिग्मा πr², 4 सिग्मा πr², 4 सिग्मा πr², 4 सिग्मा πr² n⁻⁴ माइनस 1। तो आंसर आ गया हमारे पास बी फॉर बॉम्बे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है जी। अब मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था, वहाँ पे जो मैं कह रहा था, देखो क्या कह रहा था कि ये जो आप यहाँ पे लिखते हो ना, जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं किसका, ड्रॉपलेट का, तो ड्रॉपलेट की जब हम बात करते हैं तो हमने प्रेशर डिफरेंस जो लिखा वो लिखा PI माइनस P0 इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा YD। तो ये वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। मतलब ये जो प्रेशर आप निकालते हो, ये निकालते हो, इसे कहते हैं हम लोग गेज प्रेशर। क्या कहते हैं इसको, गेज प्रेशर। लेकिन एक बात को ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में जब भी पूछा जाए प्रेशर निकालो, जैसे क्वेश्चन में बोल दिया प्रेशर कई तरीके के होते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जब भी क्वेश्चन बोले फाइंड द प्रेशर इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो समझ जाओ गेज प्रेशर। अगर वो बोले फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर, तो आप उसमें क्या करोगे, एब्सोल्यूट प्रेशर यानी PI निकालोगे। तो वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये 4 सिग्मा YD। तो ये वाला जो है ये है एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है जी, ये है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका ये 7th प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन ये होती है ख़त्म। अब सरफेस टेंशन के क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। हैंड टू हैंड क्वेश्चन करा देता हूँ मैं यहीं पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 18 अभी फ़िलहाल किया है, क्वेश्चन नंबर 17 अभी इसको जाते जाते करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 भी जाते जाते करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए भाई, एक कंटेनर है जिसकी विड्थ है 15 सेंटीमीटर, उसको फिल किया गया है वाटर से। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ रहा हूँ, पूरी स्क्रीन पे आ रहा है बढ़िया तरीके से। इसका PDF भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के लिंक में जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, एक कंटेनर है जिसका विड्थ है 15 सेंटीमीटर, उसको फिल किया गया है वाटर के साथ में। फिर क्या किया गया है, एक थिन वायर लिया जिसका वेट है W, लेकिन उसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर, उसको उस वाटर की सरफेस के ऊपर रखा गया। सरफेस टेंशन जो है वाटर का वो 0.073 न्यूटन पर मीटर गिवन है, और साथ में डिप्रेशन ऑफ अ वाटर सरफेस भी गिवन है, डेट इज 1 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहा है कि उस वाटर जो वायर रखा है उसका वेट कितना होगा। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो कितना शानदार है। देखो भाई मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हमारे पास है एक टैंक इस तरीके से, और इसका जो विड्थ है डेट इज़ 15 सेंटीमीटर, वो है यहाँ पे। और इनिशियली इसके अंदर जो वाटर फिल्ड था वो मैंने ऐसे दिखा दिया, ऐसे, ठीक है। ऊपर वाली जो सरफेस होगी जाहिर सी बात है सरफेस टेंशन की वजह से एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी। अब जब लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी इसलिए उसने क्या कर दिया है, वायर इसके ऊपर रखा है, जेंटली प्लेस किया हुआ है वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअल में इसका फिगर का डायग्राम भी था, मैं डायग्राम नहीं बना पाया,
डायग्राम देखो कैसे है। ये जो इसने वायर रखा हुआ है इसके ऊपर, वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है। इसकी जो लेंथ है ना वायर की, ये आपकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर इनवर्ट्स डायरेक्शन में है। तो जैसे ही आप ये वायर इसके ऊपर रखोगे तो ये एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन देखने को मिलेगा। सॉरी, ठीक है। और इसने इस डिप्रेशन की वैल्यू भी दे रखी है क्वेश्चन में। तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो माय डियर हम इस डिप्रेशन को थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि हमको बेटर विजुअलाइजेशन हो, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस निडल को बाहर बनाता हूँ इस तरीके से। ये निडल इस तरीके से वाटर की सरफेस पे रखी हुई है और यहाँ पे जो वाटर की सरफेस है इसके ऊपर सरफेस टेंशन फोर्स लगाएगी थ्रू आउट इट्स लेंथ इस तरीके से, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। देखो जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ डिप्रेशन इस तरीके से देखने को, मैंने बड़ा बना दिया डिप्रेशन। और जो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है वायर, जो आपने रखा है वायर या निडल जो कह लो, ठीक। और साथ ही साथ में ये जो डिप्रेशन ये आप देख रहे हो, ये डिप्रेशन कितने सेंटीमीटर का है माय डियर, क्वेश्चन में गिवन होगा 1 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर का। अब साथ में क्वेश्चन में ये लिखना मैं भूल गया कि ये बिल्कुल एट द मिड रखा है, तो इस ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर की। तो जाहिर सी बात है माय डियर को इसको एक में ट्रायंगल ट्रीट करके ये एंगल निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। तो यहाँ पे अगर आप देखो जो tan थीटा है ये 1/7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर कट जाएंगे आपस में। माय डियर ये जो वैल्यू आ रही है बहुत ही छोटी आ रही है, ये वैल्यू जो आ रही है बहुत ही छोटी आ रही है, ठीक है। तो हम इसको थीटा tan थीटा कैन बी written as theta also which is 1/7.5, ठीक है। For small angles tan theta can be approximated as theta which is equals to 1/7.5। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर यहाँ सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा और ये पूरी सरफेस पे लग रहा होगा इस निडल की, देखो जैसे मैंने दिखाया है। तो माय डियर ये एक लाइन इंटीग्रल है, यहाँ पे ये मत कर देना कि इधर भी इंटरफेस ये इधर भी इंटरफेस, ना ऐसा नहीं होगा। कि ऐसा होगा बताओ मेरे को, ऐसा होगा। अभी भाई पहले ही तो पढ़ा है, पहले ही तो पढ़ा है, तो कोई यहाँ पढ़ा है, यही तो पढ़ाया था। इधर भी इंटरफेस, इधर भी इंटरफेस, इधर भी इंटरफेस, इधर भी इंटरफेस, दो इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो मैं जो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक इंटरफेस ये, एक इंटरफेस ये, तो टोटल मिलाकर के जो सरफेस टेंशन फोर्स जो होगा इधर की तरफ भी होगा और इधर की तरफ भी होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर की तरफ का ले लेता हूँ कितना, सिग्मा एल, और इधर की तरफ का ले लेता हूँ सिग्मा एल, ठीक है। आप चाहो तो एक तरफ लेके ही 2 सिग्मा एल कर सकते थे, लेकिन मैंने अलग अलग ले लिया, ठीक है। सिमेट्रिसिटी से माय डियर जितना ये थीटा होगा उतना ही ये थीटा होगा। अगर मैं इसका एफ बी डी ड्रॉ करूँ तो देखो इस निडल का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे होगा W, लेकिन इसको बैलेंस कौन किए हुए है, ये सरफेस टेंशन की फोर्स, जिसका एक कंपोनेंट सिग्मा एल साइन थीटा इधर आएगा, ऐसे ही इसका एक कंपोनेंट सिग्मा एल साइन थीटा इधर आएगा। लेकिन सिग्मा सॉरी साइन थीटा नहीं, कॉस थीटा माय डियर, कॉस थीटा है, ये एंगल थीटा है ना, तो सिग्मा एल का इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिग्मा एल कॉस थीटा, सिग्मा एल कॉस थीटा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन इन दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे टोटल इस डायरेक्शन में दैट इज 2 सिग्मा एल साइन थीटा, यही इस वेट को बैलेंस कर रहे हैं, यही इस वेट को बियर आउट कर रहे हैं। समझ में आई बात?
तो आप यहाँ पे देखो तो जो यहाँ पे वेट की बात हो रही है ये हो जाएगी किसके बराबर, 2 सिग्मा एल साइन थीटा। और जाहिर सी बात है फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो सीधा सीधा जो टेन थीटा 1 डिवाइडेड बाई 7.5 आया है वही मैं साइन थीटा को लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2 सिग्मा एल इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7.5, ये डायमेंशन लेस है, ध्यान रखना साइन थीटा। इसके बाद यहाँ पे देखो सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.073, लेंथ जो है वाटर का वो कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, लेकिन माय डियर सरफेस टेंशन की यूनिट न्यूटन पर मीटर में है तो लेंथ भी यहाँ पे मीटर में रखनी पड़ेगी ताकि ये कैंसिल से कैंसिल होके कट जाए। तो 9 सेंटीमीटर को हम लोग कन्वर्ट करके मीटर में लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे 1.75 1 डिवाइड बाई 7.5 से। तो यहाँ से ये हमको न्यूटन में आंसर आ जाएगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ से हो गया है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है? ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक ग्लास ट्यूब है 2.5 mm इंटरनल डायामीटर की, उसको इमर्स किया गया है ऑयल के अंदर जिसका मास डेंसिटी है 940 kg पर मीटर क्यूब, और उस ट्यूब का जो डेप्थ है उस ऑयल के अंदर वो है 9 mm। 148 पास्कल का प्रेशर की जरूरत पड़ती है टू फॉर्म अ बबल विच इज जस्ट रिलीज्ड, सो व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल, ही इज आस्किंग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। देखो ये है हमारे पास एक कंटेनर और इस कंटेनर में ऑयल भरा हुआ है, इस कंटेनर में ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या किया कि इस ऑयल के कंटेनर के अंदर एक ट्यूब को हमने डिप किया, ग्लास की ट्यूब को, और इस ट्यूब का जो डायामीटर था वो था 2.5 mm। देखो क्वेश्चन अगर आपको ढंग से नहीं पढ़ने में आ रहा है तो देखो मैंने जूम कर दिया, इसको पढ़ लो, फिर से पढ़ लेते हैं। एक ग्लास ट्यूब ऑफ 2.5 mm इंटरनल डायमीटर इज इमर्स्ड इन ऑयल ऑफ मास डेंसिटी 940 kg पर मीटर क्यूब, और जो ट्यूब उस ऑयल के अंदर डिप की है वो की है अप टू 9 mm डेप्थ। इफ 148 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर प्रेशर इज नीडेड टू फॉर्म अ बबल विच इज जस्ट रिलीज्ड, सो व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल, ही इज आस्किंग। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, देखो जैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर से प्रेशर अप्लाई करके क्या किया, इसके अंदर एक बबल बनाने की कोशिश की और एक एयर बबल यहाँ पे बना। ध्यान रखना भाई, बबल, सोप बबल से कंफ्यूज हो रहे होंगे कुछ लोग। सोप बबल में डबल इंटरफेस थी, यहाँ पे अभी ध्यान रखना ये एयर का बबल है, ये एयर का बबल है, ये एयर का बबल है, ये है 9 mm का डिस्टेंस के नीचे। जाहिर सी बात है माय डियर, क्योंकि ये एक एयर का बबल है तो इसके अंदर एयर भरी होगी और आसपास क्या है, ऑयल है, ऑयल। तो ये सिंगल इंटरफेस है, बबल रट करके डबल इंटरफेस मत कर देना। सोप में बबल था तो हमने डबल किया था वहाँ पे, ठीक है। चेक करो कि कैसे सिंगल है कैसे डबल है, अंदर पूरा एयर है बाहर ऑयल है, तो एक ही इंटरफेस हुआ ना। तो यहाँ पे सिंगल इंटरफेस लेंगे। लेटेस्ट से कि इसके अंदर का जो प्रेशर है ये है PI और ये जो बाहर का प्रेशर है माय डियर ये है P0, ठीक है। तो यंग्स लैप्लास इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो प्रेशर डिफरेंस है डेट इज PI माइनस P0, ये होता है सिग्मा टाइम्स ऑफ 1/r1 प्लस 1/r2। लेटेस्ट से इट इज सिमेट्रिकल सो स्फेरिकल, सो ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाई r, ठीक है। ये जस्ट रिलीज हुई है माय डियर, ये जस्ट रिलीज हुई है, बबल जस्ट फॉर्म हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इस बबल को, इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ कि PI माइनस P0 इज इक्वल टू, इसको डायमीटर के टर्म्स में लिख लेते हैं, डेट इज 4 सिग्मा बाई d, इस तरीके से, ठीक है।
क्लियर। तो माय डियर यहाँ पे एक बात ध्यान से समझो, ये जो डायामीटर होगा ये इसी ट्यूब का डायामीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये जस्ट अभी फॉर्म हुआ है, मतलब यहाँ से निकल करके गया होगा। तो इसको हम एज्यूम करेंगे कि इस बबल का जो डायमीटर है वो ट्यूब के डायमीटर के बराबर है, लेकिन क्वेश्चन में वो सिग्मा पूछ रहा है। पीआई क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज 148 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पीआई क्वेश्चन में गिवन है। पहले मैं क्या करता हूँ, इसने हिस्से को मैं क्लियर करता हूँ यार। ठीक है, यहां देखो, तो पीआई कितना गिवन है, 148 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायामीटर गिवन है कितना, 2.5 mm। अब यहां पे देखो सारा चक्कर है पी नोट का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा लोगे भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही प्रेशर लिया जाएगा ना जो कि इस बबल के एम्बिएंट में फ्लूइड है उसका प्रेशर। भाई इस बबल के एम्बिएंट में यहाँ पे जो फ्लूइड है उसका प्रेशर लोगे ना, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे कहते हैं। प्रेशर मेजरमेंट में बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा इस लोकेशन पे वो प्रेशर लिया जाएगा। और यू नो व्हेन यू गो डीप इनटू द लिक्विड देन द प्रेशर विल गोइंग टू इंक्रीज। और अगर हम गेज स्टडी मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निगलेक्ट करें, गेज प्रेशर की बात करें, तो वो जो गेज प्रेशर होता है किसी पर्टिकुलर हाइट पे वो होता है रो जी एच। तो यहाँ पर जो पी नोट है ये रो जी एच होगा माय डियर। तो यहाँ से बड़ी आसानी से सिग्मा निकाला जा सकता है, वो हो जाएगा डायमीटर डिवाइडेड बाई 4 इंटू इंटरनल प्रेशर माइनस रो जी एच। यहाँ पे डायमीटर गिवन है, पी आई गिवन है, एच क्या है 9 mm, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रखना 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना, डेंसिटी गिवन है। यूनिट का ध्यान रखना, डायामीटर मीटर में रखना है, हाइट मीटर में रखनी है, mm में दी हुई है। प्रेशर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा यूनिट में ही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमेशा क्वेश्चन को ऐसा यूनिट में सॉल्व किया करो। डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब ऐसा यूनिट में है, तो यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना। और यहाँ से सर्फेस टेंशन की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है, तो निकाल लेना। ठीक है, निकाल के इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप वीडियो बढ़िया तरीके से देख रहे हो तो टेलीग्राम चैनल पे इसका आंसर पोस्ट करना और मैं तब इसका आंसर बताऊंगा करेक्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 डन। क्वेश्चन नंबर 11, द डिफरेंस इन द प्रेशर अक्रॉस द एयर बबल ऑफ डायामीटर 0.001 मीटर इमर्स्ड इन द वाटर। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, वो फिर से आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है बबल दे करके। बबल जब देंगे तो बच्चे को दिमाग में आएगा सोप बबल, डबल इंटरफेस हो जाएगा क्वेश्चन गलत। इंटरफेस चेक करना बता दिया है। इंटरफेस देखो फ्लूइड कहाँ पे है और उसके आसपास कौन सा फ्लूइड है। एयर बबल यानी कि अंदर पूरा एयर, बाहर क्या है वाटर है, इसे कहते हैं एयर बबल। एक इंटरफेस बनेगा। सीधा सीधा यंग्स लेबलस इक्वेशन ठोको, डेट इज प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई आर या फिर 4 सिग्मा बाई डी। तो प्रेशर डिफरेंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 सिग्मा बाई डी। सिग्मा दिया है, डायामीटर दिया है, इसके अंदर रख देना। क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व। आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, आंसर आपको बताने हैं सॉल्व करके। टेलीग्राम वाले चैनल पे, सेम चैनल मैकेनिकल ग्रेड जोन के नाम से सर्च करना, या फिर आप नीचे यूट्यूब के कमेंट में बता दो आंसर, मैं वहीं पे वेरीफाई कर दूंगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 डन। क्वेश्चन नंबर 12 डन। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कल करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कल करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 रह गया है अभी, और क्वेश्चन नंबर 13 रह गया है, क्वेश्चन नंबर 14 रह गया है, और साथ ही साथ
अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 भी रह गए हैं। तो ये क्वेश्चन अभी हमको करने हैं, लेकिन अभी हम करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड डेट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कैपिलैरिटी। भाई अगर यहाँ पे आपको बोरियत लग रही हो लेक्चर देखने के दौरान तो यहाँ ब्रेक ले लो, आधा घंटे का ब्रेक ले लो, उसके बाद कंटिन्यू करना, ठीक है, क्योंकि ये आज मेरे को ख़त्म कराना है इसी लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ कैपिलैरिटी। तो स्टार्ट कर रहे हैं आखिरी प्रॉपर्टी इस चैप्टर की, और उसका नाम है क्या, कैपिलैरिटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। कैपिलैरिटी को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म हमको पता होनी चाहिए, डेट इज वेटिंग एंड नॉन वेटिंग फेनोमेना। वेटिंग एंड नॉन वेटिंग फेनोमेना ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है ये, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी लेते हैं।